हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो हमने लास्ट में जो रीनल है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो नेफ्रॉन है उसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन है और हमें किस तरह से ये पढ़ना है, वो सब डिस्कस किया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारी कौन कौन सी डिसीज़ है और वो कैसे हमारी किडनी को अफेक्ट करती है। ओके, तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से, जिसे हम ब्राइट्स डिसीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमने कौन कौन सी डिसीज़ इसको क्लासीफाई किस किस में किया था। तो सबसे पहले था वास्कुलर वाली डिसीज़, फिर ग्लोमेरुलो वाली, फिर थी ट्यूबुलस वाली, फिर इंटरस्टिशियम वाली। और जो ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम की है उसे हम साथ में ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसीज़ भी कहते हैं। तो आज हम देखते हैं नेफ्राइटिस। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के, किसी भी हमारे जो भी ऑर्गन है वहाँ पे आइटिस लगता है, उसका मतलब क्या है? तो इन्फ्लामेशन, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है किसका? तो ग्लोमेरुली का। ओके, देन हमारी किस तरह से ये इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसकी अलग अलग टाइप की इंजरीज होती है। ओके, तो इंजरीज टू ग्लोमेरुलाई ये आपका 6 मार्कर है जो आपको यूनिवर्सिटी में अलग से भी पूछा जाता है। और अगर आपको कोई भी नेफ्राइटिस पूछी गई तो उसमें आपको ये भी लिख कर आना है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको इसमें पता नहीं चला तो आपको आगे के जो सीरीज़ के लेक्चर्स है वो किसी भी लेक्चर में कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले इंजरी कैसे कैसे हो सकती है? तो जो हमारी पहली इंजरी है वो होगी इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि एंटीजन, एंटीबॉडी या फिर कोई भी इम्यूनोलॉजी का जो सेल है उसकी वजह से इंजरी हो रही है। और दूसरी जो है वो है नॉन इम्यूनोलॉजिकल। ओके, देन जो इम्यूनोलॉजिकल है उसमें कौन कौन से टाइप है? तो उसमें पहली आएगी एंटीबॉडी मीडिएटेड, फिर आएगी सेल मीडिएटेड यानी कि बी सेल वाली एंड टी सेल वाली। देन जो हमारी लास्ट है वो है अल्टरनेट पाथवे यानी कि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर जो हमारी यहाँ पर जो हमें जिस पर फोकस करना है वो कौन सी है? तो वो होगी हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो उसमें भी दो टाइप की होंगी, या तो इन सीटू होंगी या फिर सर्कुलेटरी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। यानी कि इसका मतलब क्या है? तो हमारे जो भी इम्यून कॉम्प्लेक्स होंगे वो कोई भी टिश्यू जो है हमारे जैसे कि हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, उसमें अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसे हम इन सीटू बोलेंगे। और अगर हमारे जो एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ ब्लड में ही सर्कुलेट हो रहा है तो उसे हम इन ब्लड या फिर सर्कुलेटरी इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन बोलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो आपको ये फिक्स एंटीजन एंड प्लांटेड एंटीजन का मतलब क्या है वो पता होना ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजरीज कैसी कैसी होती है। तो इम्यूनोलॉजिकल, नॉन इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल में तीन टाइप की, यानी कि ह्यूमरल, सेल मीडिएटेड एंड कॉम्प्लीमेंट। देन जो हमारी ह्यूमरल है उसमें दो टाइप की, इन सीटू या फिर सर्कुलेटरी। ओके, और जो इन सीटू है उसमें कैसे होगी? तो उसमें भी दो टाइप की होगी, यानी कि फिक्स या फिर प्लांटेड। तो इसका क्या मतलब है ये आपको अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पर मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं, एक है प्लांटेड के लिए और दूसरा है फिक्स के लिए। तो प्लांटेड में क्या होगा? जो हमारे एंटीजन है वो कोई बाहर का सब्सटेंस होगा, यानी कि हमने कुछ खाया, कुछ इनहेल किया, उसकी वजह से वो जो फॉरेन सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ। फिर वो जो सब्सटेंस है वो हमारे पूरे ब्लड में घूम घूम कर किडनी तक आया, और यहाँ पर किडनी में आया और वहाँ पे सेंसेशन शुरू हुए, और फिर वहाँ पर एंटीबॉडीज फॉर्म हुई, और फिर एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बना और किडनी में डिपॉजिट हुआ। तो इसका मतलब क्या है? कि वहाँ पर वो प्लांट हुआ है, यानी कि जो एंटीजन है वो बाहर से आया है। ओके, देन फिक्स्ड का क्या मतलब है? कि वहाँ पर एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट था, यानी कि जो एंटीजन है वो है सेल्फ एंटीजन, यानी कि हमारी बॉडी में पहले से ही वो एंटीजन प्रेजेंट है, और कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है जिसकी वजह से ये जो एंटीजन है वो एक्टिवेटेड हो रहे हैं, और वो जो एक्टिवेटेड एंटीजन है उसकी विरुद्ध की एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी और फिर वो यहाँ पर अटैच होगी और किडनी में डिपॉजिट होगी।
तो आपको इसमें क्या पता चला कि हमारा जो प्लांटेड एंटीजन है वो बाहर से आएगा और किडनी में डिपॉजिट होगा फिर कॉम्प्लेक्स, और जो हमारा फिक्स्ड एंटीजन है वो हमारे किडनी का ही एक एंटीजन है और वो हमारे एंटीबॉडीज से कुछ रिएक्शन करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर डिपॉजिट होगा। तो फिक्स और प्लांटेड आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। फिर हमने जो देखा ये दोनों हमारी हो गई एंटीबॉडी मीडिएटेड। अब हम देखते हैं सेल मीडिएटेड एंड अल्टरनेट पाथवे। तो उसमें क्या होगा, तो ये दोनों है ना आपकी सारी की सारी जितनी भी यहाँ पे डिसीज आएगी रीनल की, वो सारी में ये तो कॉमन ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, तो ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है यानी कि ह्यूमरल वाला वो ही चेंज होगा। तो सेल मीडिएटेड देखते हैं। तो जो सेल मीडिएटेड है वो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि ये किससे होगा, तो टी सेल से होगा। और क्या होगा, तो साइटोकाइंस और हमारे जो ल्यूकोट्रिन और वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सब रिलीज होंगे और वो सब साइटोटॉक्सिसिटी कराएंगे और फिर इम्यून मैकेनिज्म होगा। ओके, तो यहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, टी सेल एक्टिवेशन। और जो हमारे अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसमें क्या होगा, तो हमारे आपको पता ही होगा कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि C1 C2 C3 वो सारे हमारे जो कॉम्प्लेक्स है वो होते हैं और वो सब जो है वो C3 एंड प्रोपर्डिन। इसमें मेन क्या है, हमारी जो रीनल वाला चैप्टर है उसमें आपको याद रखना है एक C3 और एक प्रोपर्डिन, तो इसका डिपॉजिट होगा और इसकी वजह से इंजरी होगी। तो ये है हमारी कॉम्प्लीमेंट वाली। तो आपको मैकेनिज्म अच्छी तरह से आना चाहिए और अगर आपको ये 6 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना तो लिखना आना ही चाहिए। ओके, तो क्या क्या होगा, तो पहले इंजरीज इम्यूनोलॉजिकल नॉन इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल में 3 टाइप है, एंटीबॉडी, सेल मीडिएटेड एंड अल्टरनेटिव। तो हमारी जो सेल मीडिएटेड और अल्टरनेटिव है वो सारी की सारी डिसीज के लिए सेम रहेगी और एंटीबॉडी मीडिएटेड में हमें फिक्स एंड प्लांटेड पता होना चाहिए। तो प्लांटेड क्या है कि बाहर से एंटीजन आता है और फिक्स क्या है कि फिक्स है एंटीजन किस में फिक्स है, तो हमारी किडनी में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, देन ये जो एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे फिक्स एंड प्लांटेड में, वो कैसे इंजरी करता है, तो क्या होता है कि जो हमारी किडनी है उसका जो नेफ्रॉन है उसमें अलग अलग जगह पर ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स किस जगह पर डिपॉजिट हो रहे हैं उसकी वजह से हमें अलग अलग फाइंडिंग्स मिलती है। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप में नेफ्रॉन को देखेंगे तो वो जो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुआ होगा उसकी वजह से हमें अलग अलग फाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। क्या था उसमें कि ये जो हमारा इफ्रंट आर्टेरियोल था और ये इफ्रंट था, ये इफ्रंट था और ये इफ्रंट था। ओके, और इसकी ये जो सेल्स थे, ये जो इंडोथेलियल लाइनिंग थी वो हमारा इंडोथेलियम था। ओके, ये वाला। फिर यहाँ पे हमारी बाउमेन की कैप्सूल थी ये पूरी, और वो जो कैप्सूल की लाइनिंग है ये वाली, ये थी हमारी इपिथेलियम सेल लाइनिंग। ओके, तो जो कैप्सूल की लाइनिंग इस जो आर्टेरियोल्स है हमारी उसके एकदम अपोजिट में है, यानी कि ये वाली, ये जो पूरी लाइनिंग है उसे हम कहेंगे विसरल एपिथेलियम, और इसके सामने वाली यानी कि ये वाली जो हमारी लाइनिंग है उसे हम कहेंगे पेराइटल एपिथेलियम। ओके, तो हमारी इंडोथेलियम वाला लेयर होगा विसरल एपिथेलियम एंड पेराइटल एपिथेलियम, और इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ पे ये जो है वो पूरी होगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपको इतना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब मैं इसे जूम करती हूँ, यानी कि जब मैं इसी डायग्राम को जूम करूंगी तो मुझे ये वाला डायग्राम दिखेगा। ये वाला डायग्राम क्या है, तो सबसे पहले जो ये पूरी पहली ये लाइनिंग है जो सबसे अंदर है, ठीक है, वो है हमारी इंडोथेलियम लाइनिंग, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स थी एफ्रंट एंड इफ्रंट आर्टेरियोल उसकी लाइनिंग है। देन उसके बाद ये जो हमारी लाइनिंग है ये पूरी बाहर वाली जिसमें मैंने अलग से सेल दिखाए हैं, ये जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन फूड प्रोसेस यानी कि पोडोसाइट। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि ये जो सारे सेल है वो अलग अलग शेप के हैं, इसीलिए हम उसे पोडोसाइट कहते हैं जिसका मीनिंग होता है ह्यूमन
फुट। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी लाइनिंग है वो है हमारी इपिथेलियम लाइनिंग, यानी कि जो हमारी विसरल इपिथेलियम थी वो वाली लाइनिंग। ये पेराइटल इपिथेलियम वाली लाइनिंग नहीं है, ओके। क्योंकि पेराइटल वाली जो हमारी लाइन थी वो तो इस साइड थी, ये वाली जो है वो पेराइटल है, और जो हमारी ये है वो विसरल है, यानी कि हमारे ब्लड विसल के जो अपोजिट में है यहाँ पे सामने वो होगी हमारी विसरल वाली लाइनिंग। और इन दोनों के बीच में जो है हमारा, एक मिनट, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये पिंक कलर से, ओके। तो ये जो हमारे इन दोनों के बीच में है वो जो हमारा है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और हमने देखा था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी 3 अलग अलग लेयर होते हैं, लेकिन उनके नाम आपको याद रखने ज़रूरी नहीं है। आपको जो याद रखना है वो है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके सबसे बाहर पोडोसाइट वाला यानी कि वो इपिथेलियम है, और सबसे अंदर इंडोथेलियम वाली लाइनिंग है, ओके। और ये आपको जो इसके बाजू में ये सब दिख रहा है, ये जो सेल है वो हमारे मेसेंजियल सेल है। तो मेसेंजियल सेल जो है वो हमारे ग्लोमेरुलस में होते हैं, ओके। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब हमारी जो ये फिक्स एंड प्लांट एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स हमारे इसी ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट होते हैं। तो मैं पहले ये मिटा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, ओके। तो डिपॉजिट कैसे हो रहे हैं, तो जो हमारे इंडोथेलियम में डिपॉजिट होंगे उसे हम कहेंगे सब इंडोथेलियल, यानी कि इंडोथेलियल के नीचे। फिर हमारे जो मेसेंजियल में डिपोजिशन हो रहे हैं उसको हम कहेंगे मेसेंजियल डिपोजिशन। और जो हमारे पोडोसाइट यानी कि इपिथेलियम में डिपोजिशन हो रहे हैं उसे हम कहेंगे सब इपिथेलियम, ओके। और जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो रहे हैं उसको हम कहेंगे इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिशन। तो आपको ये चारों के चारों डिपोजिशन पता होने जरूरी है। तो कौन कौन से आएंगे, तो सबसे बाहर वाला जो है हमारा वो है पोडोसाइट यानी कि इपिथेलियल यानी कि सब इपिथेलियल डिपोजिशन। फिर उसके अंदर आएंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिशन, और उसके अंदर हमारा आएगा इंडोथेलियम यानी कि सब इंडोथेलियल डिपोजिशन। और जो सबसे बाहर हमारे जो सेल्स थे, अगर उन सेल में डिपोजिशन हुआ तो उसे हम कहेंगे मेसेंजियल डिपोजिशन। तो अगर आपको ये फिक्स और प्लांट एंटीजन और ये पूरा का पूरा डायग्राम जो मैंने आपको बताया वो अच्छी तरह से पता होगा, तो आप यहाँ से आगे की सारी डिसीज बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो हमने लोकेशन देख ली, आपको सबसे पहले ये वाला डायग्राम पता होना चाहिए, फिर हमें इसे जूम करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला डायग्राम। और ये क्यों हमने पढ़ा, क्योंकि ये जो फिक्स और प्लांट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो सब इसमें डिपॉजिट हो रहे थे, ओके। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ नेफ्राइटिस, कौन कौन से टाइप के नेफ्राइटिस होते हैं। तो जो सबसे पहला है वो प्राइमरी है, प्राइमरी यानी कि वो किडनी का ही प्रॉब्लम है। जो सेकेंडरी है वो कैसे होता है कि कोई अदर सिस्टम यानी कि कोई रेस्पिरेशन का, या फिर जैसे कि डायबिटीज हो गया, या फिर कोई अदर सिस्टम का प्रॉब्लम है जो हमारी किडनी को भी इफेक्ट करता है। और जो हेरिडिटरी है वो हमें हेरिडिटरी में मिलता है, तो आपको इतना पता होना ज़रूरी है, ओके। तो जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी और हेरिडिटरी है उसके यहाँ पर मैंने थोड़े से नाम लिखे हैं। तो आपको ये क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं 10 मार्क्स में कि सबसे पहले क्लासीफाई नेफ्राइटिस एंड देन कोई भी इसमें से एक पूछ लेंगे कि इसके बारे में बताओ। तो क्लासिफिकेशन आपको, भले ही इतने सारे नाम आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको 3 से 4 नाम तो पता होने चाहिए। तो जो हमारा प्राइमरी है उसमें कौन कौन सी आएगी, तो पहली आएगी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जीएन यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देन रैपिडली प्रोग्रेसिव, देन मिनिमल चेंज, देन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव, फोकल एंड फोकल सेगमेंटेड, आईजीए एंड क्रोनिक। तो ये जो सारे नाम है वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसमें से आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी, लेकिन नाम तो आपको सब याद होने चाहिए, ओके। तो आप किस तरह से याद रखो, पहले आप अक्यूट और क्रोनिक को अलग कर दो। तो ये जो पहली थी और ये जो लास्ट वाली थी ये हमने अलग कर दी। फिर जो हमारी एक्यूट है उसी के 2 नाम है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल और नॉन स्ट्रेप्टोकोकल, उसके 2 क्लासिफिकेशन है, ओके। जो हमारी एक्यूट है उसके, तो वो आपको पता चल गया।
फिर है हमारी रैपिडली प्रोग्रेसिव, यानी कि ये जो नेफ्राइटिस है वो बहुत ही जल्द होगी, कि आज हमें कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुआ और हमें 2-3 दिन में और हमारा 1 वीक में तो पूरे की पूरी हमारी रीनल फेलियर हो जाएगा। तो ये है रैपिडली प्रोग्रेसिव। देन मिनिमल चेंज, यानी कि उसका जो नाम है वैसा ही उसका काम है, कि इसमें बहुत चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे जो नेफ्रॉन है उसके जो स्ट्रक्चर है वो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देन है हमारी मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव। मेम्ब्रेनस यानी कि जो हमारे डिपॉजिट्स है वो मेम्ब्रेन में होंगे। देन मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव यानी कि डिपॉजिट तो होंगे ही मेम्ब्रेन में, लेकिन साथ में हमारी जो मेम्ब्रेन है वो पूरी प्रोलिफरेट करेगी। तो रैपिडली, मिनिमल, देन मेम्ब्रेन वाली दो, तो आपने जो 6 थी वो याद कर ली। फिर हमारी दो है कि फोकल एंड डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव एंड फोकल सेगमेंटेड, तो ये दोनों आप साथ में याद कर लो। और जो हमारी लास्ट वाली है वो है IgA। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि IgA एंटीबॉडी डिपोजिशन हो रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि जितना भी हमारी यहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें जो हमारी एंटीबॉडी है वो मेनली IgM या IgG है, लेकिन जो हमारी IgA नेफ्रोपैथी है उसमें हमारी जो एंटीबॉडी है वो IgA टाइप की है। तो आपको प्राइमरी के सारे नाम पता होने ज़रूरी है। देन हम देखते हैं सेकेंडरी। तो जो हमारी सेकेंडरी होती है यानी कि यहाँ पे ऐसी डिसीज आएगी जो हमारी सारी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है और साथ में रीनल को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें कौन कौन सी आएगी? तो सबसे पहले आएगी ल्यूपस नेफ्राइटिस यानी कि SLE, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। देन हमारी आएगी डायबिटीज नेफ्रोपैथी। देन एमाइलोइडोसिस, आपको ये भी पता होगा कि जब एमाइलोइडोसिस का डिपोजिशन होता है तो वो सबसे ज़्यादा रीनल, स्प्लीन, लीवर ये सब जगह पर होता है। देन हमारी पॉली आर्ट्राइटिस आएगी, फिर वेगनर्स डिसीज, देन गुड पास्चर सिंड्रोम। और आपका जो ये गुड पास्चर सिंड्रोम है और ये जो वेगनर्स डिसीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोनों आपको करने हैं। देन हमारी हैंड्सऑन, ये तो क्या लिखा है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये हेनोस सोनलेन परप्यूरा, ओके, हेनोस सोनलेन परप्यूरा है। देन हमारी सिस्टमिक इन्फेक्शियस डिसीज है, फिर इडियोपैथिक आएगी यानी कि हमें कॉज पता नहीं है। देन जो हमारी हेरिडिटरी है उसमें कौन कौन से सिंड्रोम आएंगे, तो ये बेसिकली आपके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हेरिडिटरी में आपको आल्पोर्ट सिंड्रोम, फैंकनी सिंड्रोम, नेल पटेला सिंड्रोम एंड थिन मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इतना पता होना चाहिए। ओके, तो यह आपके टाइप हो गए हैं। हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, तो हमारा सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैकेनिज्म था, जो सभी के लिए, अभी मैंने आपको ये समझा दिया। अब जितने भी मैं नेफ्राइटिस आपको पढ़ाऊंगी उस सभी में ये रिपीट होगा, मैं फिर से आपको ये सब नहीं बताऊंगी। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से 2-3 बार देख लोगे तो आपको एक बार ये पता चल गया, फिर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हमारी जो भी ये मैकेनिज्म था, इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो रहे थे, उसके कौन से हमने नाम दिए थे, और क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्राइटिस हमने देखा। तो अब हम जो आगे का लेक्चर होगा उसमें देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। ओके, तो आप जब भी कोई भी नेफ्राइटिस पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो मैकेनिज्म, फिर डिपोजिशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके क्लिनिकल फीचर्स। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन का सारा पता होगा तो आप सभी के सभी नेफ्राइटिस एकदम आसानी से याद कर सकते हो। तो जुड़े रहे इसी सीरीज में, क्योंकि आगे जो लेक्चर आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये लेक्चर था, अगर आप ये नेफ्राइटिस यानी कि ये रीनल वाला चैप्टर अच्छे से करना चाहते हो तो सबसे पहले ये 3 लेक्चर जो मैंने सबसे पहले अपलोड किए हैं वो आप अच्छी तरह से देख लो और फिर ही आगे का सब पढ़ो, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।